हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। तो आज का जो टॉपिक मैं डिसाइड किया हूँ वो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम में आ चुके हैं और जिसके आने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट हम ये देखेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होते हैं डिफरेंट बीम के लिए जो हमें याद रखने पड़ते हैं और हमें बाय हार्ट रखना होता है, सो दैट कि हम एग्ज़ाम में उतना टाइम ना लें कि मुझे पहले वो वैल्यूज़ निकालने पड़े फिर आगे हम क्वेश्चन करें। तो हमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो याद रखने होते हैं। तो आज मैं स्लोप डिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है उसको दो पार्ट में बांट दिया हूँ। तो आज का जो वीडियोज़ है ये पार्ट 1 होगा। इसमें सिर्फ हम डिस्कस करेंगे इनके जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं और सम बेसिक कॉन्सेप्ट। और जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें आप इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। तो पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस वैल्यू को याद रखने के लिए। तो ये पेज 1 का ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आई थिंक ले लिए होंगे। तो अब मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके भी कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। तो पहले हम स्टैंडर्ड वैल्यूज़ देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो पहला जो बीम हमने सेलेक्ट किया वो है कैंटिलीवर बीम। ओके, सो कैंटिलीवर बीम क्या होता है, इसके एक एंड फिक्स्ड होते हैं, अदर एंड फ्री होते हैं, उसको कहते हैं कैंटिलीवर बीम। तो एक कैंटिलीवर बीम है जो पहला है, उसमें फ्री एंड पे मोमेंट एक्ट कर रहा है एम। तो हम जानते हैं कि फिक्स्ड एंड का जो स्लोप होता है, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, मैं ग्रीन ले लेता हूँ। ओके, सो फिक्स्ड एंड का स्लोप, किसी भी फिक्स्ड, कोई भी सपोज कीजिए ये फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड एंड पे हमेशा स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, तो थीटा जीरो होगा। ठीक है, इसलिए थीटा ए ज़ीरो है और डेल्टा भी वहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि ये कोई भी मूवमेंट होने नहीं देगा फिक्स्ड, ये रिजिड होता है। यहाँ पे स्लोप भी जीरो होता है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे स्लोप थीटा जीरो होगा फिक्स एंड पे और डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा। जहाँ कहीं भी आप फिक्स्ड एंड देखेंगे वहाँ पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों ज़ीरो होता है, इसलिए थीटा ए और डेल्टा ए ज़ीरो होता है। हमें सिर्फ बी पे निकालना है कि बी पे स्लोप क्या होगा और डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो जब एक कैंटिलीवर बीम है उसके एंड पे एम मोमेंट एक्ट कर रहा है, यानी फ्री एंड पे कोई भी अप्लाइड मोमेंट एम है, एक्ट कर रहा है, तो थीटा बी यानी फ्री एंड पे स्लोप क्या होगा, एम एल अपॉन ई आई, दैट मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ एल। ओके, दिस लेंथ एल डिवाइडेड बाय ई आई। ई आई क्या है, ई आई है फ्लेक्सरल रिजिडिटी। ई आई क्या है, फ्लेक्सरल रिजिडिटी। ई आई है फ्लेक्सरल रिजिडिटी। ओके, रिजिडिटी। तो इसका डेल्टा बी यानी फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, वो होगा एम एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखने हैं। ओके, कि फ्री एंड पे जो स्लोप होगा एम एल अपॉन ई आई और डिफ्लेक्शन फ्री एंड पे ही मैक्सिमम होगा, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी वही हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। दूसरा बीम है कि एक कैंटिलीवर बीम है, फ्री एंड पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो जब एम एक्ट कर रहा था उसके लिए ये दोनों था, जब पॉइंट लोड एक्ट करे तो अगेन फिक्स्ड एंड पे थीटा भी जीरो, स्लोप भी जीरो। फ्री एंड पे थीटा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 EI, और डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 EI। अगेन तीसरा बीम है, ये भी कैंटिलीवर बीम है, ये कह रहा है कि अगर एट ए डिस्टेंस ए पे कोई पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है डब्ल्यू, है ना, और इसकी टोटल लेंथ है एल, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू एल, सपोज इसकी लेंथ हो गई एल, ए प्लस बी इक्वल टू एल, तो ए डिस्टेंस पे और बी डिस्टेंस पे, मतलब सब अलग अलग डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है एक पॉइंट लोड, है ना। तब हम क्या करेंगे, तो उस केस में अगेन फिक्स्ड एंड पे तो जीरो ही रहेगा, फ्री एंड पे थीटा बी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 EI, जो हमने अभी इस केस में देखा, तो वहाँ पे एल था, यहाँ पे ए है, तो डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 EI। और फ्री एंड पे जो बीटा होगा वो क्या होगा कि सी पे, यानी ये सी पॉइंट है बीच वाला, सी पे जो भी स्लोप आएगा, यानी सी पे स्लोप क्या होगा, डब्ल्यू ए क्यू ओपन 3 EI। तो सी का स्लोप
स्लोप नहीं, डिफ्लेक्शन, सी पे जो भी डिफ्लेक्शन आएगा यानी डब्ल्यू ए क्यू अपन 3 आई, ये ऑलरेडी हमने दूसरे वाले में देख चुके हैं। तो डब्ल्यू ए क्यू अपन 3 आई प्लस सी पे जो स्लोप होगा मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कितना है बी, इसको सुपरपोजिशन मेथड कहते हैं, है ना। तो अगर लीनियर है तो सुपरपोजिशन मेथड से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो कोई पॉइंट कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है डब्ल्यू एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो इसलिए थीटा डेल्टा बी क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू ए क्यू अपन 3 आई प्लस ये जो आप देख रहे हैं डब्ल्यू ए स्क्वायर इंटू बी, ये वाला डिवाइड बाई 2 आई, उसके बारे में बता रहा हूँ कि इसको कैसे लाया। तो डब्ल्यू ए क्यू अपन डब्ल्यू ए स्क्वायर अपन 2 आई, ये थीटा हो जाएगा सी पे, ठीक है, क्योंकि बी और सी का थीटा सेम रहेगा। तो थीटा मल्टीप्लाइड बाई लेंथ बी, तो डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 2 आई इंटू बी, तो ये टोटल जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बी। ओके, अब इसमें स्पेशल केस है, स्पेशल केस, इसको थोड़ा दूसरा कलर ले लेते, ये ले लेता हूँ। स्पेशल केस क्या है, देखिए स्पेशल केस है कि अगर ए और बी इक्वल टू एल बाई टू, यानी ये मिड पे अगर एक्ट करेगा तब क्या होगा। तो मिड पे अगर एक्ट करेगा तो थीटा सी क्या हो जाएगा, यानी एल के ए की जगह क्या डाल देंगे, एल बाई टू, सिंपली ए की जगह एल बाई टू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो आपको थीटा सी निकल के आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 80 आई, और डेल्टा सी आ जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपन 24 ई आई। ओके, डब्ल्यू एल क्यूब अपन 24 ई आई, और जो थीटा बी होगा, सी पॉइंट ये है, देख लीजिए आपको पॉइंट सारे में लिखा दिया हूँ। तो थीटा बी जो होगा वो हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 80 आई, और डेल्टा बी जो हो जाएगा वो 5/48 डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ई आई। सिंपली आप एल बाई टू पुट करेंगे ए और बी की जगह, तो अपने आप आपको थीटा बी और डेल्टा बी मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे थीटा बी निकाल चुके हैं आप, यहाँ पे भी थीटा बी, सिर्फ ए और बी की जगह एल बाई टू पुट करेंगे, आपको ये वैल्यू निकल के आ जाएगा और ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। सो दिस इज स्पेशल केस। दूसरा चौथा जो बीम है, ये तीनों कैंटिलीवर का ये था, एक में मोमेंट, एक में पॉइंट लोड, बाकी दोनों पॉइंट लोड था। चौथा जो लोड है इसमें यूडीएल एक्ट कर रहा है। तो अगर एक कैंटिलीवर बीम है और उस पर यूडीएल एक्ट करे तो उस केस में आप, ये तो मैं बता चुका हूँ, फिक्स पे क्या होगा, डेल्टा यानी डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों जीरो होगा। तो थीटा बी क्या होगा, यानी फ्री एंड पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, दैट इज डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 ई आई, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 ई आई, और बी एंड पे यानी फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, डब्ल्यू एल रेज टू 4 अपॉन 80 आई। बस ध्यान ये रखना है कि पॉइंट लोड के केस में आप जहाँ भी डिफ्लेक्शन देखेंगे वो एल क्यूब के फॉर्म में है, और यूडीएल अगर आ गया तो एल रेज टू 4 के फॉर्म में आ जाएगा, जबकि स्लोप जो है उसमें एल स्क्वायर के फॉर्म में है। आप देख लीजिए ए स्क्वायर एल स्क्वायर है ना थीटा, और अगर यूडीएल एक्ट कर रहा है तो एल क्यूब के फॉर्म में आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर कोई कैंटिलीवर बीम है उस पर यूडीएल एक्ट कर रहा है तो जो स्लोप होगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 ई आई होगा फ्री एंड पे, और डिफ्लेक्शन क्या होगा, डब्ल्यू एल रेज टू 4 अपॉन 80 आई होगा। ओके, अगर यूडीएल है, इसको यूडीएल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं यूवीएल, इसको क्या बोलते हैं, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है ना, तो उस केस में फिक्स्ड एंड पे तो 0 0 ही रहेगा, फ्री एंड पे थीटा बी क्या हो जाएगा, दैट इज डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई, और डेल्टा बी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल रेज टू 4 अपॉन 30 आई। तो इस केस में भी एल क्यूब के फॉर्म में रहेगा स्लोप और एल रेज टू 4 के फॉर्म में रहेगा डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब याद रखने के लिए ये रख सकते हैं कि स्लोप जो होता है थोड़ा वैल्यू उसका मतलब डिनोमिनेटर में कम रहेगा और इसका वैल्यू डिनोमिनेटर में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसके डब्ल्यू एल क्यू बाई 24, इसके डब्ल्यू एल रेज टू 4 बाई 30। तो ये सारे वैल्यूज़ आपको याद रखने हैं, ये सारे स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। ठीक है, ये सारे स्टैंडर्ड हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इनको। ठीक है, ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यू। छठा जो बीम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ मैं इसको। ये इसलिए कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली बच्चे इनको स्किप कर देते हैं, है ना, जबकि इसमें है कुछ नहीं। इसमें क्या कह रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम है, यूवीएल एक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंगुलर है कि फ्री एंड पे 0 है और यहाँ पे मैक्सिमम डब्ल्यू है। इसमें क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू है और फिक्स एंड पे 0 है। तो उस केस में हम क्या करेंगे,
तो अगर आप निकालने बैठेंगे तो कम से कम आपको 10 मिनट लग जाएगा इसके पूरे सॉल्व करने में। ओके, तो हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि अब हमको फिक्स एंड पे यूडीएल अगर है तो पता है कि फ्री एंड पे कितना होगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, और अगर फिक्स बीम है और उस पर ट्रेंगुलर लोड एक्ट कर रहा है जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी फिक्स पे है और 0 है फ्री पे, उसका भी हमने ऊपर देख चुके हैं। तो ये दोनों केस मैं देख चुका हूँ 5th और 4th में। तो जब इस टाइप का केस आए 6th वाले में, तो हम क्या करेंगे, यूडीएल को माइनस कर देंगे यूवीएल से, है ना। तो यूडीएल वाला केस ये है, ये दोनों हैं, इसको माइनस कर देंगे यूवीएल के केस से। तो देखिए अभी आपने देखा कि एक फिक्स्ड बीम है, उस पर यूडीएल एक्ट कर रहा है और फ्री पे बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पे स्लोप कितना होता है WL3/6EI, है ना। और सेम इस बीम के लिए क्या अभी आपने देखा जस्ट ऊपर में, तो एक कैंटिलीवर बीम है, यूवीएल अगर एक्ट कर रहा है जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी W जो है वो फिक्स एंड पे है, तो उसकी जो स्लोप होती है WL3/24EI। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, है ना, तो ये आपको स्लोप दे देगा इस बीम का, यानी फिक्स्ड कैंटिलीवर बीम है जिसकी फिक्स्ड एंड पे क्या है इंटेंसिटी 0 है और फ्री एंड पे W है ना। तो उसकी स्लोप ये हो जाएगी, मतलब इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक। और सिमिलरली डिफ्लेक्शन भी क्या करेंगे, कैंटिलीवर बीम का जो यूडीएल एक्ट कर रहा है उसकी जो भी फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन होगा उसमें से ये वाले कैंटिलीवर का जो फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन होगा उसको माइनस कर देंगे। तो इसका आपने अभी देखा WL4/80I, और इसका भी जस्ट ऊपर देखा WL4/30EI। यहाँ 3 नहीं होगा 30 होगा, थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30EI, यहाँ पे हो जाएगा 30EI। ओके, तो अगर आपको मिस्टेक हो गया हो तो एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ सो दैट यू विल गेट द स्क्रीनशॉट क्लियरली। ओके, तो आप ये पूरा पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नाउ मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ। ओके, अब दूसरा जो है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। अब सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में देखते हैं। तो कैंटिलीवर के केस हमने सारे डिस्कस कर लिए स्टैंडर्ड। सिंपली सपोर्टेड बीम में पहला बीम है कि दोनों एंड पे मोमेंट एक्ट कर रहा है M, तो उस केस में क्या होगा। तो अब आपको पता है सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड में डिफ्लेक्शन 0 होता है लेकिन स्लोप 0 नहीं होता है। तो मतलब θA θB 0 नहीं होगा, लेकिन ΔA ΔB 0 होगा, इसलिए ये दोनों क्या हो गया 0। अब θA θB की वैल्यू क्या होगी, तो θA = θB, दोनों तरफ अगर M एक्ट कर रहा है तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, दैट इज़ ML/2EI। लेकिन एक पॉइंट है मिड पॉइंट C, तो C पे जो है स्लोप तो 0 होगा, C पे क्या हो जाएगा स्लोप 0 होगा, A और B पे स्लोप 0 नहीं होगा, C पे स्लोप 0 होगा, लेकिन डिफ्लेक्शन क्या होगा ML²/8EI। अगर आप निकाल के देखेंगे तो ML²/8EI आपको वैल्यू निकल के आएगा C पे। सो ΔC = ML²/8EI। दूसरा बीम है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक एंड पे मोमेंट एक्ट कर रहा है, सपोज B पे करे या A पे करे, है ना। तो सपोज B पे एक्ट कर रहा है M मोमेंट, तो उस केस में अगेन θA θB तो 0 होगा नहीं, है ना, सिंपली सपोर्टेड है, तो क्या होगा ΔA ΔB 0 हो जाएगा, ठीक। तो θA = क्या होता है θB/2, मतलब जहाँ पे एक्ट कर रहा है उसका आधा हो जाएगा, है ना। तो θA = θB/2। अब θB की वैल्यू होती है ML/3EI, θB की वैल्यू क्या होती है ML/3EI, तो ML/3EI / 2, तो ML/6EI ये क्या हो जाएगा θA की वैल्यू। सिमिलरली ΔC पे मैक्सिमम आएगा डिफ्लेक्शन, तो ΔC = क्या हो जाएगा ML²/9√3EI, ML²/9√3EI। और ये वैल्यू कहाँ पे होगा, ये L/√3 पॉइंट E, इस पॉइंट से अगर इधर एक्ट करता तो B से हो जाता है L/√3। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर एक मोमेंट एक्ट कर रहा है सिंपली सपोर्टेड पे तो कहाँ पे होगा L/√3 फ्रॉम अदर एंड, ठीक है, और ML²/9√3EI इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तीसरा जो है इसमें क्या कर रहा है, सिंपली सपोर्टेड है और मिड स्पेन पे M मोमेंट एक्ट कर रहा है, तो उस केस में अगेन θA θB तो 0 होगा नहीं, एंड ΔA ΔB ΔC तीनों 0 हो जाएगा इस केस में, है ना। तो हमें सिर्फ क्या देखना है θA θB और θC, ये तीन ही चीज़ निकालना। तो θA = θB हो जाएगा, दैट इज़
एम एल अपॉन 24 EI। अगेन थीटा ए इज इक्वल टू एम एल अपॉन 24 EI एंड एम थीटा बी इज इक्वल टू एम एल अपॉन 24 EI। लेकिन थीटा सी जो होगा वो ट्वाइस होता है थीटा ए का, तो ट्वाइस अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन 12 EI। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एल अपॉन 12 EI। ओके, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह से भी पूछता है कि थीटा सी इक्वल टू थीटा ए, ऑप्शन में इस टाइप से भी रह सकता है कि कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है उसको मोमेंट एक्ट कर रहा है मिडल में, है ना, L/2 डिस्टेंस पे मोमेंट एक्ट कर रहा है, तो आपको सिंपली डिफ्लेक्शन तो इसमें होगा नहीं, टोटल जीरो हो जाएगा, सिर्फ थीटा ए थीटा बी थीटा सी होगा। तो थीटा ए थीटा बी किसके बराबर, एम एल अपॉन 24 EI के बराबर, एंड थीटा सी इज इक्वल टू 2 थीटा ए, दैट इज एम एल अपॉन 12 EI। तो दिस इज द केस। सो क्वेश्चन अगेन, बीम, चौथा बीम में देखते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, वो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है मिडल पे, तो जब भी पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है मिडल पे, अगेन थीटा ए थीटा बी विल बी सेम, दैट इज WL² अपॉन 16 EI, WL² अपॉन 16 EI, और थीटा सी जो हो जाएगा दैट इज 0। थीटा सी मिड में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा तो वहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा 0, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या निकल के आएगा, दैट इज WL³ अपॉन 48। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है, WL³ अपॉन 48 EI। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये जितने मैं बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे मोमेंट के केस में भी, है ना, बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। डायरेक्ट ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू मैं बता रहा हूँ ये डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम में, है ना, तो आपको सारे याद रखने। तो अगेन डिफ्लेक्शन तो जीरो होगा ही, ए पे भी बी पे भी। पांचवा बीम है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर यूडीएल एक्ट कर रहा है W kN/m। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल एक्ट कर रहा है, अगेन थीटा ए थीटा बी विल बी सेम, दैट इज WL³ अपॉन 24 EI। ध्यान रखना है, अगर पॉइंट लोड एक्ट करे तो WL² अपॉन 16 EI, और अगर यूडीएल है तो एक बढ़ जाएगा, डरनी यहाँ WL² है तो यहाँ WL³ हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में डिफरेंस आ जाता है, पॉइंट लोड के केस में 16, यहाँ पे 24 EI। ओके, और डेल्टा सी जो होगा दैट इज 5/384 WL/4, है ना। डेल्टा एक और बढ़ जाता है, आपको बताया था कि यूडीएल केस में डेल्टा जो होता है L/4 के टर्म में आता है, जबकि स्लोप जो होता है वो L/³ के टर्म में आता है अगर यूडीएल एक्ट कर रहा है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल एक्ट कर रहा है तो डेल्टा सी मैक्सिमम होगा, यानी मिडल में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, दैट इज 5/384 WL/4 अपॉन EI। थीटा सी अगेन जीरो होगा, जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है तो थीटा सी विल बी जीरो, एंड डेल्टा ए डेल्टा बी इज इक्वल टू जीरो, डिफ्लेक्शन ए और बी पे जीरो होगा। अगेन छठा बीम है दैट इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम, पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है कहीं पे ए डिस्टेंस लेफ्ट से या बी डिस्टेंस राइट से। ठीक है, तो अगेन डेल्टा ए डेल्टा बी तो जीरो होगा ही, इसमें क्या निकल के आएगा, डेल्टा सी। तो डेल्टा सी की वैल्यू जो होगा दैट इज WA² B² अपॉन 3 EI L, और L जो होगा ये टोटल होगा दैट इज A प्लस B। ओके, सो 3 EI L। एक और केस है कि ये W पर मीटर है ना, कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें ट्रेंगुलर लोड एक्ट कर रहा है ना, जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिडल में है। तो इस केस में अगेन डेल्टा ए डेल्टा बी ये तो ज़ीरो होगा ही, है ना। डेल्टा सी निकल के आएगा दैट इज WL/4 अपॉन 120 EI। ये क्वेश्चन भी आपको पूछ चुका है PSC में, है ना। सो दैट इज WL/4 अपॉन 120 EI, और आपको बताया डिफ्लेक्शन जो होता है L/4 में वेरी करता है, अगर यूडीएल हो या यूवीएल हो, दोनों के केस में। ओके, सो ये था सिंपली सपोर्टेड बीम का। अब मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकें। ओके, सो अगेन मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और मैं आता हूँ फिक्स्ड बीम पे। तो तीसरा केस जो हमारा है वो फिक्स्ड बीम के लिए। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, कैंटिलीवर के लिए देख लिया स्टैंडर्ड केस, सिंपली सपोर्टेड के लिए देख लिया, अब फिक्स्ड बीम के लिए देखते हैं। तो क्या कर रहा है कि एक फिक्स्ड बीम है ना, उस पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है मिडल में W L/2 डिस्टेंस पे। ओके, तो अगेन फिक्स्ड बीम में क्या होगा, स्लोप जीरो डिफ्लेक्शन जीरो, तो ए और बी दोनों में क्या होगा, थीटा ए थीटा बी जीरो, थीटा सी भी जीरो होगा क्योंकि सी पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा, तो एंड डेल्टा ए डेल्टा बी भी जीरो होगा क्योंकि फिक्स एंड है, तो फिक्स पे डेल्टा यानी डिफ्लेक्शन स्लोप दोनों जीरो होता है। तो हमको कहाँ निकालना है, डेल्टा सी, जहाँ पे मैक्सिमम आएगा, तो वो होता है WL³
अपॉन 192 EI, WL³ अपॉन 192 EI, ठीक है। पॉइंट लोड है तो डिफ्लेक्शन L³ के फॉर्म में रहेगा, और UDL जैसे है तो डिफ्लेक्शन L/4 के फॉर्म में आएगा। तो अगेन फिक्स एंड है, तो डेल्टा ए, थीटा बी, थीटा सी, ये तो तीनों जीरो हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देगा, डेल्टा सी पे, दैट इज WL/4 डिवाइड बाई 384 EI, एंड डिफ्लेक्शन एट ए और बी दोनों जीरो होगा। फिक्स एंड है तो डिफ्लेक्शन स्लोप दोनों जीरो हो जाएगा। अब आप अगर इसको कंपेयर करेंगे सिंपली सपोर्टेड के केस में, तो आप देखिए सिंपली सपोर्टेड के केस में क्या होता था, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका डिफ्लेक्शन 5/384 WL/4/EI, जबकि फिक्स एंड में क्या है 1/34। देखिए फिक्स एंड के केस में क्या है 1/384 WL/4 अपॉन EI। तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा सी ऑफ फिक्स्ड बीम फिक्स्ड इज इक्वल टू 1/5 ऑफ डेल्टा सी ऑफ सिंपली सपोर्टेड। तो ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव का आपको ये भी डायरेक्टली पूछ देता है कि एक सिंपली सपोर्टर उस पर यूडीएल एक्ट कर रहा है, उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतना है, तो फिक्स्ड बीम में यही यूडीएल अगर एक्ट करेगा तो उसका डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो फिक्स्ड बीम का डिफ्लेक्शन 1/5 होता है सिंपली सपोर्टेड का डिफ्लेक्शन, अगर यूडीएल एक्ट कर रहा है सेम लोड का दोनों बीम पे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सिमिलरली इस केस में भी होता है, यहाँ पे मैं स्किप कर दिया इसको, कि अगर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है यूडीएल के केस में, सॉरी सिंपली सपोर्टेड के केस में, तो क्या होता है WL³ 48 EI है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो WL³ 48 EI, तो 48 जो है वो कितने टाइम है, 4 टाइम्स है, यहाँ 192 है। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा सी ऑफ फिक्स्ड बीम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डेल्टा सी, यानी मैक्सिमम ऑफ सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। तो फिक्स्ड बीम में अगर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, वही पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है सिंपली सपोर्टेड में, तो फिक्स्ड बीम का जो डिफ्लेक्शन होगा 1/4 होगा किसका, सिंपली सपोर्टेड। वैसे भी आपको पता है जैसे फिक्सिटी बढ़ाते हैं तो डेल्टा कम होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड में डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है, और फिक्स्ड जैसे क्या डेल्टा की वैल्यू कम हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 1/5 हो गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बीम, है ना। सारे बीम का मैंने डिस्कस कर लिया, फिक्स्ड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर बीम। इसके ये स्टैंडर्ड हैं जो आपको ध्यान में रखना है। मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसको जूम कर देता हूँ ना। कुछ नोट्स हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, कि बेंडिंग का डिफ्लेक्शन और शियर के कारण जो डिफ्लेक्शन हो गए, डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग, डिफ्लेक्शन ड्यू टू शियर फोर्स, ये रिलेटेड होता है L/D रेशियो, है ना। दैट इज K टाइम्स L/D का होल स्क्वायर, वेयर L इज द स्पैन, D इज द डेप्थ। तो हम कह सकते हैं कि K टाइम्स L/D का होल स्क्वायर, मतलब बेंडिंग का जो डिफ्लेक्शन होगा दिस वेरी वेरी ग्रेटर देन शियर फोर्स। तो बेंडिंग के कारण जो भी डिफ्लेक्शन होता है दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द शियर फोर्स। इसलिए जो हम डिजाइन में कंसीडर करते हैं वो हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट के लिए करते हैं कंसीडर, है ना, कि बेंडिंग के कारण डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। दैट्स वाई इन ऑल RCC स्ट्रक्चर द डिज़ाइन क्राइटेरिया इज द बेंडिंग मोमेंट। ओके, अब आपको पता है कि इसका जो रिलेशन होता है बेंडिंग मोमेंट का, यानी बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट जो आता है वो क्या आता है, बेंडिंग स्ट्रेस आता है। तो वो कहाँ से निकालता है, फ्लेक्सर फार्मूला, दैट इज M/I = E/R। अब यहाँ पे 1/R जो है वो क्या है, कर्वेचर। सो R इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर इस रिलेशन से निकालें तो R क्या निकल के आएगा, EI अपॉन M। तो EI अपॉन M, that is the radius of curvature. So radius of curvature is inversely proportional to bending moment. That's if EI is constant. So prismatic के लिए हमेशा क्या होता है, EI constant होता है prismatic बीम के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, constant हो जाएगा। तो इसी से हम डिराइव करते हैं कि अगर बेंडिंग मोमेंट यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट, तो अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा तो R क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर दोनों कांस्टेंट हैं तो हमारा कर्व क्या होगा, सर्कुलर कर्व। तो कर्व हमारा क्या होगा, सर्कुलर कर्व। और अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट नहीं है तो R भी कांस्टेंट नहीं होगा, वेरी करेगा, तो कर्व क्या होगा, नॉन सर्कुलर। तो उस केस में सर्कुलर कर्व नहीं होगा, दैट इज नॉन सर्कुलर कर्व। और अगर बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया तो 1/0 इज इन्फिनिटी, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और जब कभी भी रेडियस इन्फिनिटी है तो मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन का रेडियस क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ के। इसके बाद मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन, है ना, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, मेथड टू फाइंड डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं।
तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैं यहाँ लिस्ट करके दे दिया हूँ। ये मेथड्स आप यूज करके डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो आप डायरेक्टली इस मेथड जो भी स्टैंडर्ड वैल्यूज ऊपर मैंने आपको बताए, है ना, कैंटिलीवर के केस में, सिंपली सपोर्टेड के या फिक्स्ड बीम के केस में, दैट इज़ डिराइव फ्रॉम दिस मेथड, है ना। किसी न किसी मेथड यूज करके आप वो जो वैल्यूज है स्टैंडर्ड वो आप डिराइव कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट मेथड इज डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या होता है कि एक रिलेशन होता है ई आई डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स एक्स। मतलब ये अगर बीम है और यहाँ पे हम कहीं पे एक्स एक्स मोमेंट काट लिए तो यहाँ पे मोमेंट निकाल लेंगे किसी भी लोड के कारण। सपोज यहाँ पे यू डी एल एक्ट कर रहा है तो यू डी एल के कारण थ्रू आउट एल बीम तक यू डी एल है और एक्स हम डिस्टेंस काट लिए, है ना। यहाँ से बीम को कट किया एक्स एक्स डिस्टेंस पे, तो उस वहाँ का बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा एम एक्स एक्स। तो दैट इज़ द रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, एक डिफरेंशियल रिलेशनशिप होता है कि ई आई इज इक्वल ई आई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स एक्स, है ना। तो अब इसी को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज स्लोप। और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई, तो वो डिफ्लेक्शन दे देता है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो इस रिलेशन से। ओके, तो एक बार इंटीग्रेट करके स्लोप मिलेगा, दूसरे बार इंटीग्रेट करोगे तो डिफ्लेक्शन मिलेगा। और उसमें कुछ कांस्टेंट आएंगे तो आप एंड कंडीशन यूज करके उस कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हो या एलिमिनेट कर सकते हो एंड कंडीशन, बीम के एंड कंडीशन भी, है ना। जैसे कि मैं ऐसे बता सकता हूँ कि फिक्स्ड एंड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा जीरो होगा। सपोज यहाँ से एक्स ले रहे हैं तो एक्स इक्वल टू जब जीरो करेंगे यानी थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, इस पे स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह से वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, दूसरा मेथड है और ये जो होता है प्रिज्मेटिक बीम के लिए वैलिड होता है। दूसरा मेथड है मैकालेज मेथड। मैकालेज मेथड भी इसी टाइप का है। उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल लोडिंग, जब देखिए दिस इज़ वैलिड फॉर प्रिज्मेटिक एंड मल्टी लोडिंग। सपोज ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे W1 है, यहाँ पे W2 है, यहाँ पे W3 है, इस तरह से एक्ट कर रहा है। तो ये इसका कुछ डिस्टेंस होगा A, इसका कुछ डिस्टेंस होगा B, है ना। तो जब हम सपोज यहाँ पे मैंने एक्स एक्स काटा तो हम क्या कर सकते हैं, उस मोमेंट पे एक्स एक्स पे मोमेंट निकालेंगे। तो जो भी है सपोज यहाँ से निकाल रहा हूँ तो आर ए इंटू एक्स माइनस डब्लू इंटू एक्स माइनस ए, W2 इंटू एक्स माइनस बी, यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस रहेगा, इस तरह से उसको लिखते जाते हैं। और फिर जितने बार इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट टर्म सिर्फ चेंज होगा, बाकी का टर्म एज इट इज जैसे फर्स्ट टर्म होता है वैसे, और जो कांस्टेंट ऐड करेंगे सिर्फ फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके डिटेल में हमें नहीं जाना, सिर्फ देखना है कि मैकालेज मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज द मैकालेज मेथड। तीसरा है मोमेंट एरिया मेथड। ये भी प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक दोनों के लिए है वैलिड, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी बीम है, सपोज ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, इस पे पॉइंट लोड ऐड कर रहा है तो इसका हम एम बाई ई आई डायग्राम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले इसका मोमेंट निकालेंगे तो इस तरह से मोमेंट होगा। अब अगर यहाँ से यहाँ तक ई आई डिफरेंट है, यहाँ से यहाँ तक ई आई डिफरेंट है, तो इसका एम बाई ई आई डायग्राम निकालेंगे, वो चेंज हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा, जहाँ पे ई आई चेंज होगा वहाँ पे ये डायग्राम चेंज हो जाएगा। तो एम बाई ई आई डायग्राम फाइंड आउट करते हैं, उससे हम स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके दो थ्योरम होते हैं। पहला थ्योरम में कहता है कि जहाँ का आपको फाइंड आउट करना है, सपोज कि जहाँ पे आपको स्लोप फाइंड आउट करना है वहाँ से और कोई एक रेफरेंस सेक्शन लेते हैं, है ना। तो एक सपोज कि ये कैंटिलीवर बीम है, हमको यहाँ पे लेना है, तो हम एक यहाँ लेंगे एक यहाँ लेंगे, तो इसको थीटा ए बोल देंगे, इसको थीटा एक्स बोल दिया मैंने, ठीक है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है थीटा एक्स। तो एक ऐसा चूज करेंगे जिसका स्लोप ऑलरेडी जीरो रहेगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन निकल के आएगा थीटा बी माइनस थीटा एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, एम बाई ई आई डायग्राम का एरिया। तो एम बाई ई आई डायग्राम का जो भी एरिया होगा उतने से उतने के बीच में वो डायरेक्टली हमें स्लोप दे देगा, है ना। जहाँ पे थीटा ए जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो अपने आप स्लोप निकल के आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। और सेकेंड थ्योरम क्या कहता है, वही एम बाई ई आई डायग्राम का हम मोमेंट ले लेते हैं, एरिया का मोमेंट ले लेते हैं, एम बाई ई आई डायग्राम के एरिया का मोमेंट ले लेते हैं, तो हमें क्या देता है, डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमको निकालना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक, है ना। सपोज ये कोई एक्स है ना, तो डेल्टा एक्स और ये डेल्टा बी है, डेल्टा बी। तो इन दोनों के बीच में तो जहाँ का निकाल, जैसे बी पे निकालना है तो बी के अबाउट लेंगे मोमेंट, है ना। मोमेंट किसके अबाउट लेंगे, बी के अबाउट। तो रेफरेंस के अबाउट नहीं, जहाँ पे हमको निकालना होता है उसके अबाउट हम मोमेंट ले लेते हैं, तो अपने आप हमको फाइंड आउट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज मोमेंट एरिया मेथड। तो यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
तीसरा है कंजुगेट बीम मेथड। कंजुगेट बीम मेथड जो होता है वो प्रिज्मेटिक, नॉन प्रिज्मेटिक सबके लिए वैलिड होता है। इसमें सिर्फ क्या है कि एम बाय ईयर डायग्राम हम फाइंड करते हैं और वो एम बाय ईयर डायग्राम जो होता है बिकम्स द लोडिंग डायग्राम ऑफ रियल बीम, है ना। तो मतलब एम बाय ईयर डायग्राम जो लोडिंग डायग्राम हो जाता है। अब वो लोडिंग डायग्राम में अगेन इसमें दो थ्योरम लगाते हैं, फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम। तो एम बाई ईयर डायग्राम निकाल लिए, वो हो गया लोडिंग डायग्राम, ठीक। अब उसका जब हम शियर फोर्स निकालेंगे तो उसका एरिया ले लेंगे तो हमको क्या देगा, स्लोप, और वही उसका शियर फोर्स हो जाएगा। और फिर उस एम बाई ईयर डायग्राम के एरिया का मोमेंट ले लेंगे तो वो हमको क्या देगा, डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन ऑफ रियल बीम इज द बेंडिंग मोमेंट ऑफ कंजुगेट बीम, या डिफ्लेक्शन ऑफ कंजुगेट बीम इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट ऑफ रियल बीम, है ना, या बेंडिंग मोमेंट ऑफ रियल बीम इज द डिफ्लेक्शन। तो सिंपली आपको ये समझना है कि रियल बीम का थीटा उसका शियर फोर्स होगा, रियल बीम का डिफ्लेक्शन उसका बेंडिंग मोमेंट होगा। जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो कंजुगेट बीम का जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो इसका डिफ्लेक्शन, रियल का डिफ्लेक्शन हो जाएगा। कंजुगेट बीम का जो शियर फोर्स होगा रियल का स्लोप हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कंजुगेट बीम मेथड, ठीक। स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी मेथड से भी आप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, बीम का भी, ट्रस का भी, फ्रेम का भी, ठीक है। तो जब आप बीम ट्रस फ्रेम किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ता है और उस स्ट्रेन एनर्जी को कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम से आप सेकंड थ्योरम फर्स्ट थ्योरम यूज करके आप डायरेक्टली डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड थ्योरम क्या कहता है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकाल लीजिए, उसके जिस लोड के रिस्पेक्ट में निकाले उस लोड से फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ले लीजिए, वो डिफ्लेक्शन दे देगा। सपोज करो ये बीम है, वहाँ पे W एक्ट कर रहा है तो डेल यू अपॉन डेल W इज इक्वल टू डेल्टा बी, अगर ये पॉइंट B है तो। सिमिलरली दूसरा केस है मोमेंट एक्ट कर रहा है तो डेल यू अपॉन डेल M इज इक्वल टू थीटा बी। तो रोटेशन है तो यहाँ पे रोटेशन ही देगा ना, ये तो डिफ्लेक्शन होगा नहीं। तो ये क्या देगा, B पॉइंट पे रोटेशन दे देगा, थीटा भी दे देगा, स्लोप दे देगा। तीसरा केस है कि कोई एक शाफ्ट है उस पर टॉर्सन एक्ट कर रहा है T, तो मतलब डेल यू बाई डेल T इज इक्वल टू टॉर्सन के कारण जो भी हमको थीटा मिलेगा, टॉर्शनल एंगल मिलेगा, वो निकल के आ जाएगा। उसी तरह से लास्ट केस है दैट इज अगर कोई एक्सियल फोर्स एक्ट कर रहा है P, तो डेल यू बाई डेल P इज इक्वल टू डेल्टा L, तो वो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट दे देगा डेल्टा L यहाँ पे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट स्ट्रेन एनर्जी से भी निकाल सकते हो डिफ्लेक्शन। छठा मेथड है मैक्सवेल रेसिप्रोकल मेथड। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहता है कि सपोज ये कोई बीम है ना, और इस तरह से इसका डिफ्लेक्शन है आया, तो एक बार हम लोड P यहाँ पे रखें, है ना, कोई पॉइंट है, मान लो ये C पॉइंट ले लो और कोई D पॉइंट ले लो, यहाँ पे ये D पॉइंट ले लो। तो जब P पे लोड अप्लाई किया PC, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा, और वो जो डेल्टा होगा दैट इज ड्यू टू लोड अप्लाइड एट D व्हेन डिफ्लेक्शन एट C। जब D पे लोड अप्लाई किया तो C पे डिफ्लेक्शन कितना आया, इसको हमने मेजर कर लिया, दैट इज डेल्टा CD। और जब PC मतलब C पॉइंट पे लोड अप्लाई किया तो इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना आ गया, तो उसको बोल दिया डेल्टा DC। तो हम क्या करेंगे, PC इंटू डेल्टा CD इज इक्वल टू PD इंटू डेल्टा DC। तो यहाँ से डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं डिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ कारण यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, जब सेम लोड जब यहाँ एक्ट करेंगे इसके कारण यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो आप मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम से भी निकाल सकते हो डिफ्लेक्शन। सातवां मेथड है सुपर पोजिशन मेथड। सुपर पोजिशन मेथड में क्या होता है कि ये जैसे ये बीम है, सपोज कि यहाँ पे P फोर्स एक्ट कर रहा है B पॉइंट पे, हमें निकालना डिफ्लेक्शन C पे, तो हम क्या करेंगे, सुपर पोजिशन मेथड यूज कर लेंगे। दैट इज हम P पॉइंट पे हम जानते हैं कि ये कैंटिलीवर है, P पॉइंट पे क्या हो जाएगा, दैट इज W नहीं, P तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा PL क्यूब अपॉन 3EI। B पॉइंट पे डिफ्लेक्शन हमको निकालना C पे, तो हम क्या करेंगे, B पे स्लोप भी निकाल लेंगे, है ना। तो स्लोप कितना है, PL स्क्वायर अपॉन 2EI। अभी स्टैंडर्ड मैंने बताया कैंटिलीवर केस में, तो PL स्क्वायर अपॉन 2I इंटू, अब C पे भी स्लोप वही होगा, है ना। तो इस स्लोप को मल्टीप्लाइड में यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस रहेगा, सपोज यहाँ का डिस्टेंस है B, है ना, यहाँ से यहाँ तक L था, यहाँ से यहाँ तक B है, तो इंटू B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिफ्लेक्शन दे देगा C। इसी को कहते हैं सुपर पोजिशन मेथड, है ना, सुपर इम्पोज करके आप निकाल सकते हो, दैट इज सुपर पोजिशन मेथड। तो इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो डिफ्लेक्शन। एक होता है विलॉट मोहर्स मेथड, ये ट्रस में यूज करते हैं डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, ओके। एक ग्राफिकल मेथड होता है डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ क्लासेस। आई होप कि आपको बहुत चीज़ें क्लियर हुआ होगा और एक ब्रीफ में
पूरा डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। तो आप ये मेथड भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये मेथड्स है जिसको यूज करके आप निकाल सकते हो। तो आप कन्वेंशनल तरीके से निकालना चाहें तो यू कैन यूज दिस ऑल मेथड्स, है ना, एंड फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन ऑफ एनी बीम। ओके, एंड दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बताया मैंने, और ऊपर के जितने भी बताया मैंने दैट इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यूज, वो आपको याद रखना है। तो कल का जब लेक्चर मैं लूँगा, क्लास लूँगा, तो उसमें हम सेलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे, तो हमें ये सारी चीज़ें जो आज मैं डिस्कस किया हूँ इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। वहाँ पे मैं डायरेक्टली यूज करूँगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यू में कैसे डायरेक्टली यूज करके फाइंड करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, जो भी गिवन क्वेश्चन रहेगा उसके। ओके, सो थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।